नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है उसके तहत मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब नंबर आया है अतीक अहमद का, और आज खबर यह है कि अतीक अहमद के भाई अशरफ को तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस अब अतीक अहमद के बेटे उमर की तलाश कर रही है, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम है। इसकी वजह यह है कि अतीक अहमद अभी जेल में है। पूर्व सांसद ये रह चुका है, बस ये सपा की तरफ से, और खासम खास रहा है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का। उसके बाद ये अपना दल में चला गया था। अभी ये जेल में है, और राजू पाल नाम का बसपा के विधायक की हत्या के आरोप में इसके भाई को भी पकड़ा गया है, जिसमें अतीक अहमद भी जेल के अंदर है। दरअसल इसका भाई अतीक अहमद के जेल में रहते हुए इसके पूरे धंधे को बरकरार रखे हुए था, और जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो जेल से ही अपना साम्राज्य चला रहा था। और अतीक अहमद के बारे में ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति को जेल में रखने के लिए कहीं भी जेल राजी नहीं होता है। वजह यह है कि ये व्यक्ति जेल में रहते हुए अपने बाहर अपना पूरा गुंडागर्दी का तंत्र चलाता है। उसके अलावा जेल के अंदर भी ये साथी कैदियों के ऊपर हमले करता है, उनकी पिटाई करता है, उनको चाकू तक मारने का काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी जेल अपने यहाँ नहीं रखना चाहता है, क्योंकि जब पुलिस वाले भी इसको पकड़ने आते हैं तो ये उन पर भी हमला कर देता है। वजह यह है कि अतीक अहमद को अगर आप देखेंगे तो ये फिल्मी विलेन की तरह नज़र आता है, हट्टा कट्टा, मोटा ताजी, और जिस तरीके से इसके अंदर खौफ नहीं है, क्योंकि ये सांसद रह चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसलिए ये पुलिस वालों को भी डराने से बाज नहीं आता है। उसी तरीके का धंधा इसका पूरा परिवार चला रहा है। एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें अतीक अहमद का भाई अशरफ एक महफिल में बैठे हुए हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है, और वहां पर वो ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। उसके बाद इसका एक नाबालिग बेटा है, वो भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है, और उसके गुर्गे भी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं उस वीडियो में। ये वीडियो 2016 का है, जब अखिलेश की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, और उसी का नतीजा था कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ जैसे लोग इस तरीके से खुलेआम आग्नेयास्त्रों का यानी कि फायर आर्म्स का आयोजन किया करते थे, गोलियां चलाया करते थे, और उसके बाद भी छुट्टे घूमा करते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और जब से वो आए हैं तब से उन्होंने इन माफियाओं के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रखे हैं। कोरोना की वजह से कुछ दिनों के लिए उस पर विराम लगता हुआ सा नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब विकास दुबे ने विक्रू कांड किया, उसके बाद तो फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार सक्रिय हो गई, और यही वजह रही कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी गैंग को उठाना पड़ा। जैसा मुख्तार अंसारी के गिरोह के जो लोग हैं, मुख्तार अंसारी खुद तो जेल में है, लेकिन उसके गिरोह के लोग भी बाहर से उसका तंत्र चलाते हैं। और अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी गिरोह की 40 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है, और करीब 5 दर्जन से ज़्यादा उनके हथियार जब्त कर लिए गए हैं, और तमाम लोगों को अंदर कर दिया गया है, जो कि शार्प शूटर भी थे और हत्यारे बलात्कारी भी थे मुख्तार अंसारी गिरोह के। उसी तरीके से अतीक अहमद और इसके भाई अशरफ का आतंक है। इन दोनों पर मिलाकर करीब करीब 150 आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जिनमें हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे तमाम ऐसे छीना झपड़ी, जमीनों की जब्ती। तो इस तरीके के अपराधियों को संरक्षण देने का काम सपा की सरकार ने जिस तरीके से किया था, उसका खामियाजा आज तक प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। और बसपा की सरकार में भी ऐसे जो दुर्दांत आतताई थे उनको संरक्षण दिया गया, लेकिन अब उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है। अतीक अहमद इस समय गुजरात की जेल में है, लेकिन उसका जो भाई है, उसका बेटा है, जिनको लेकर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, उसके बेटे को लेकर भाई गिरफ्तार हो चुका है। और इसके जो साफ शूटर गुर्गे हैं, जो अपराधी हैं, उनको भी पुलिस अब नहीं बख्श रही है। एक एक करके उनको पकड़ा जा रहा है, और अगर कोई ज़्यादा हरकत करता है, पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो फिर उसके साथ पुलिस एनकाउंटर भी करने के लिए हर समय तैयार है। दूसरी तरफ अतीक अहमद की जो अवैध संपत्तियां इन्होंने कब्जाई हुई हैं, उन पर भी अब सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और उसका नतीजा है कि इन आतंक फैलाने वाले दुर्दांत अपराधियों के मन में अब पुलिस का भय समाता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो पहले यह लगता था, जब मुलायम की या अखिलेश की सपा सरकारें हुआ करती थी, और मायावती की सरकार में भी यही हुआ करता था, कि उत्तर प्रदेश में अपराधी किसी से डरते नहीं थे, और खासकर पुलिस से तो कतई नहीं। लेकिन अब
पिछले 2 सालों में जिस तरीके से पुलिस का भय इन अपराधियों में देखने को मिलता है उससे आम जनता खुश है। और जिस तरीके से गाजीपुर हो या दूसरे जो पूर्वांचल के इलाके हों या फिर इलाहाबाद जैसे इलाके हो जहाँ पर अतीक अहमद का आतंक हुआ करता था, उन तमाम जगहों के करीब करीब 1.5 दर्जन ऐसे माफियाओं के दुर्दांत अपराधियों की पुलिस ने लिस्ट बनाई हुई है। और उसके साथ साथ उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनके गिरोह के जो लोग हैं, उनकी भी लंबी लिस्ट बन चुकी है। और पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला दिया है। साथ ही साथ जो नहीं पकड़ में आ रहे हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है और उनके काले जो कारोबार चला करते थे उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की अभियान पर उत्तर प्रदेश की पुलिस चल रही है। हालांकि अभी पुलिस को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हमला बोला था विकास दुबे के मामले में और ये कहा था कि विकास दुबे निर्दोष था, उस पर हमला हुआ, वो इनोसेंट था, उसको मारा गया, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा दी गई और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो एनकाउंटर किए हैं वो फेक थे। लेकिन आज इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है और कह दिया है कि उन्हें जो गोली चलाई है या जो एनकाउंटर हुए हैं वो आत्मरक्षा का जो अधिकार है धारा 100 के तहत आईपीसी में, उसी के तहत उन्होंने कार्रवाई की है। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को मारने के मकसद से गोलियां नहीं चलाई हैं बल्कि अपनी जान बचाने के मकसद से ये गोलियां चलाई गई हैं। तो जिस तरीके से पुलिस की, नेताओं की और अपराधियों की साठगांठ थी वो भी सामने आया था विकास दुबे के जो पूरा का पूरा बिकरू कांड हुआ था उसमें, कि किस तरीके से एक ईमानदार सीओ अपने पार्टी के साथ में रेड करने जाते हैं और चुन चुन कर उन ईमानदार पुलिस वालों को मारा जाता है जो कि उन अपराधियों को रोकने के प्रयास में लगे हुए थे, उनको गिरफ्तार करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ उन पुलिस वालों के खिलाफ भी अब कार्रवाई हो रही है जिन्होंने उन अपराधियों का साथ दिया, जिन्होंने सूचना दी थी विकास दुबे को और उसी सूचना की बिना पर सीओ देवेंद्र मिश्रा के ऊपर हमला हुआ, उनके साथियों पर हमला हुआ और उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन सभी पुलिस वालों को बर्खास्त किया, खासकर के शर्मा और विनय तिवारी जैसे लोगों को जो कि विकास दुबे का साथ देने में सबसे आगे थे, और उसके अलावा करीब करीब 5 दर्जन पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया। उससे भी एक संदेश पुलिस के अंदर भी जा रहा है कि अगर वो अपने ही डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी करेंगे, सरकार के साथ गद्दारी करेंगे, समाज के साथ गद्दारी करेंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर भी जो चौकी प्रभारी था बिकरू गांव का के शर्मा, उसकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और ये कहा था कि उसके पति को फंसाया गया है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था और पुलिस अब उसका भी एनकाउंटर कर सकती है। इस मामले को भी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि कुछ वकील हैं जो इस पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, प्रशासन की जो अपनी जांच चल रही है, उसको प्रभावित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगाकर अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन वकीलों को, इस तरीके की ताकतों को पैसा कौन मुहैया करा रहा है? क्या ये वही लोग हैं जो विकास दुबे के साथ मिलकर राजनीति किया करते थे? क्या ये वही लोग हैं जो विकास दुबे को इस्तेमाल किया करते थे? या जिस तरीके से विकास दुबे का सहयोगी गुड्डन त्रिवेदी जो कि समाजवादी पार्टी का जिला सचिव भी था वो पकड़ा गया और उसके साथ अखिलेश यादव के संबंध भी उजागर हुए, उससे तो यही स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी इन सभी अपराधियों के पीछे खड़ी हुई नजर आ रही है, चाहे वो विकास हो या फिर अतीक अहमद हो। और इन लोगों ने जो प्रदेश को नुकसान पहुंचाया, प्रदेश में जान माल की जो क्षति पहुंचाई है, उसके लिए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और ये एक शर्मनाक बात है कि एक पार्टी जो खुद को राजनीतिक दल कहती है वो दूसरी तरफ अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, अपराधियों से अपराध करवाती है, उनके जो अपराध में जो कमाई होती है उसका हिस्सा इस पार्टी को जाता है। और जब इस पर सवाल किए जाते हैं तो उस पार्टी के जो नेता हैं, बाप बेटे, चाहे मुलायम हो या अखिलेश यादव, वो अपराधियों का बचाव करते हुए नजर आते हैं, वो अपराधियों के पक्ष में वकालत करते हुए नजर आते हैं। यही है जो दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपराधियों को सजा दिलाने की बजाय उनको संरक्षण देने का काम किया और उनसे लूटपाट कराने में एक तरीके से उनको सहयोग किया।
तो सीधे तौर पर आज स्थितियां बदल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे कभी इसी अपराधी तंत्र की वजह से उल्टा प्रदेश भी कह दिया जाता था, आज उत्तम प्रदेश की श्रेणी में आ गया है। उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। कोरोना के मामले में भी जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है, और इतना बड़ा प्रदेश होते हुए भी अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने कोरोना को लेकर जो रणनीति अपनाई है उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर अपराधियों के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नीति रही है उसकी भी चारों तरफ वाहवाही हो रही है। जैसा कि सीएबी जो प्रदर्शन हुए थे उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रणनीति अपनाई थी, और जो दंगे हुए थे उन दंगाइयों के खिलाफ जो रणनीति अपनाई गई थी उसकी भी चारों तरफ तारीफ हुई थी, क्योंकि उसमें जो अपराधी थे, जो दंगाई थे, उनकी संपत्तियों को जब्त करके जो सरकारी संपत्ति को नुकसान उन्होंने पहुंचाया था या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था उसकी वसूली भी करने का जो एक नया तरीका अपनाया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसको लेकर भी तमाम अन्य राज्यों की पुलिस ने इसका अनुसरण किया। और सीधे तौर पर यह संदेश गया कि उत्तर प्रदेश में उसके बाद में एंटी सीए या सीएबी दंगे नहीं हुए, और यही एक सरकार की सफलता कही जा सकती है। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, संस्कृत में कहते हैं कि दुर्जनस्य दंडम स्वजनस्य पूजा न्यायेन कोशेन संप्रवर्धी। तो इसका मतलब ये है कि सरकार वास्तव में उत्तम वही है जो अपराधियों को सजा दिलाए और जो अच्छे लोग हैं उनको सम्मानित करे, उनको बेहतर तरीके से जीवन जीने के अवसर मुहैया कराए, और इस सब के लिए अच्छे और न्यायपूर्ण संसाधनों के द्वारा अपना कोष भी इकट्ठा करे। और इसमें तीनों ही ये जो कसौटियां हैं उन पर उत्तर प्रदेश की सरकार सफल दिखाई देती है। जय हिंद, जय भारत।